Hello, everyone. I think we are good to go. It's 4 o'clock already. And today's session is going to be a little exhaustive. So I think we should start. So, good evening, everyone. The topic for today's session is Annual Pedagogical Plan as per NEP, National Education Policy 2020. So, let's begin with the session. So, annual pedagogical plan as per national education policy, it's a very important topic that we'll be dealing with today. It's mandated by CBSE. सबसे important बात है कि it's backed up by National Education Policy 2020. And it appears to be very huge, very complex and tedious, but we will decode it. We will decode it and make it extremely simple for you so that everybody who is part of CBSE affiliated school can draft it beautifully in a way कि ये बहुत फायदा पहुंचाए आपके आपके पर्सनल ग्रोथ को, प्रोफेशनल ग्रोथ को और आपके स्कूल के ग्रोथ को. सो एनुअल पेडागोजिकल प्लान एक बहुत ही जिम्मेदारी से बनाने वाली चीज है विद ऑल ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. And the first question that comes to our mind is that suddenly why annual pedagogical plan has become so important. So the answer is that after the coming of national education policy, एक स्ट्रक्चरिंग हुई है एजुकेशन की. तो इस स्ट्रक्चरिंग के लिए एक बेस बहुत जरूरी था. तो ये एनुअल पेडागोजिकल प्लान एक बेस है जिसपे आप स्कूल की हर एक नीड, हर एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, सारी बातों को आप पेपर पे उतार सकते हैं. So that's why it's a complex thing that appears to be, but today we will be decoding it step by step so that you can draft it beautifully. So let's begin with the first slide. So by the end of today's session, आज के सेशन का उद्देश्य क्या है? So by the end of this session, we will understand the importance of annual pedagogical plan. इस सेशन के अंत में हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्यों बनाना है. इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको बनाना ही पड़ेगा. इसके इंपॉर्टेंस से हम आज बिल्कुल आमने सामना करेंगे. दूसरा है कि सीबीएसई का क्या टेक है ऑन एनुअल पेडागोजिकल प्लान. सीबीएसई क्या कहता है एनुअल पेडागोजिकल प्लान में के बारे में. हाउ ईच डिस्क्रिप्टर ऑफ एपीपी इज बैक्ड अप बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. डिस्क्रिप्टर एक न्यू वर्ड है जो आप सुन रहे हैं. अब डिस्क्रिप्टर को बहुत आसान भाषा में यू कैन टेक इट एज टॉपिक. तो एनुअल पेडागोजिकल प्लान के 5 टॉपिक हैं. उन 5 टॉपिक को हमें ड्राफ्ट करना होता है एपीपी में. एपीपी इज एब्रीविएटेड. सो उस 5 डिस्क्रिप्टर एपीपी में उसको डिस्क्रिप्टर टॉपिक को कहा जाता है. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा शब्द नहीं है, बिल्कुल टॉपिक्स को ही डिस्क्रिप्टर कहा जा रहा है. तो वो 5 जो उसके टॉपिक्स है उस वो क्यों कैसे बैकअप हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पीडीएफ गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, उन 5 के ऊपर उनका स्पेशल एम्फेसिस है. अगर आप में से कोई भी पीडीएफ पढ़ चुका है एनईपी का या पढ़ना चाहता है तो उनको हंट करने की जरूरत नहीं है कि एपीपी कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, का क्या इंपॉर्टेंस है. I have put the stanza, the paragraph, everything right from the PDF in this PPT. So if you want to take a screenshot in the session, you can take it so that you can go through the PDF of NEP and see how important these descriptors are in the NEP also. चौथा सवाल जो दिमाग में आता है कि हु ऑल शुड मेक इट. सबकी ये बनाना किसको, बहुत को लगता है कि ये मैनेजमेंट को बनाना है, किसी को लगता है एडमिन को बनाना है, किसी को लगता है टीचर्स को. सो एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल, उन सबको ये बनाना है. ये कभी भी आइसोलेशन में नहीं बन सकता है कि इस बस कुछ एक इंसान ये नहीं बना सकता है. कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल के सारे चीजों को देख रहे हैं, उनको सबको बैठ के एक कमेटी बना करके इसको बनाना है ताकि सबको इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए और ये बिल्कुल जो रियलिस्टिक जो होता है, स्पेसिफिक रियलिस्टिक जो होता है, वो ये बन के आए. सो और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राफ्ट कैसे करना है. सो वी विल बी मेकिंग इट वेरी सिंपल so that you can draft it easily. NEP and CBSE का special emphasis है on 5 descriptors, as I said कि topics भी कह सकते हैं, of the annual pedagogical plan to establish pedagogical leadership. अब pedagogy क्या होती है? It's the art and science of teaching methods. सिर्फ पढ़ाने के पीछे का क्या
क्या सोच है आपकी, कैसे उसको पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मेथोडोलॉजी है, आप कैसे एसेस करते हैं, एवरीथिंग इज पेडागोजिकल लीडरशिप। तो सीबीएसई और एनईपी ने साथ मिलकर के एक जिम्मेदारी ली है कि आपके स्कूल में पेडागोजिकल लीडरशिप तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब आप एक ब्रिलियंट एपीपी बना पाएंगे। अब वो ब्रिलियंट एपीपी कैसे बनेगा, जब आप ये 5 पॉइंट्स इसके समझेंगे। बिल्कुल सरलता के साथ इसको समझने की जरूरत है, कोई भी चीज इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। और ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं है जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो जो पहला टॉपिक जिसको डिस्क्रिप्टर कहा जाता है एपीपी में, वो है इंगेजिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अभी भी जो हम वेबिनार कर रहे हैं, इट्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा डेवलप कराने के लिए, हमारी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए एक सेशन हो रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि टीचर्स ही नर्व सेंटर हैं स्कूल्स के, तो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनके एनहांसमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट है इंगेजिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको एपीपी में हमें कैसे पुट डाउन करना है वो हम लेटर स्लाइड्स में समझेंगे। Second is initiating innovations in school. Innovation is very very important. हमेशा इनोवेशन सेल से इनोवेटिव एम्बेसडर जैसी चीजें, या इनोवेशन के लिए 1000 चीज सीबीएसई लॉन्च करते रहते हैं ताकि आपके स्कूल में इनोवेशन आए। तो इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सीबीएसई ने क्या क्या किया है, इतना इंपॉर्टेंट रखता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि इसको डिस्क्रिप्टर नंबर 2 बताया गया है। बच्चों में अगर आपको 21st सेंचुरी स्किल्स लाने हैं और ये एनईपी का एक उद्देश्य है, तो उसके लिए इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है। रोट लर्निंग से निकल के हम इनोवेशन करते हैं। द थर्ड इज लीडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सारी चीज एक तरफ, आपके क्लासरूम में टीचिंग कैसी हो रही है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है, जिसको टीएलपी भी कहते हैं, एवरीथिंग जीरोस डाउन टू दैट, कि आपके क्लास में जो ट्रांजैक्शन है एजुकेशन का, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो कैसा है। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही अप्रोप्रिएट नहीं है तो कोई भी चीज को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। द फोर्थ डिस्क्रिप्टर सेज डेवलपिंग अ लर्निंग कल्चर। स्कूल में कैसा माहौल है, लर्निंग क्लाइमेट क्या है, लर्निंग कल्चर क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको डिस्क्रिप्टर 4 बनाया गया है। एंड द फिफ्थ इज बिल्डिंग एन इंक्लूसिव कल्चर, जहां पे सबके लिए जगह है। इंक्लूसिव कल्चर जहां पे किसी को भी सिग्रीगेट नहीं किया जाता है, किसी भी ग्राउंड पे मार्जिनलाइजेशन नहीं है, बायस नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, एंड एवरीबडी इज इंक्लूडेड। सो द फिफ्थ टॉपिक ऑफ एपीपी इज बिल्डिंग एन इंक्लूसिव कल्चर। सो ये इसको ब्रॉड आप कैटेगरी में देख सकते हैं कि ये एपीपी के 5 डिस्क्रिप्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें कंटिन्यूअस काम करना है। नाउ सीबीएसई सेज दैट पेडागोजिकल प्लान्स शुड हैव, क्या क्या होना जरूरी है जब भी आप एनुअल पेडागोजिकल प्लान बना रहे हैं, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि ये 5 चीजें उसमें जरूर हो। सबसे पहला, जो कि डिस्क्रिप्टर 2 भी कहता है, इनोवेटिव एलिमेंट, उसमें गुंजाइश हो कि बच्चे कैन बी क्रिएटिव, दे कैन whatever they have learned, they are able to apply, they are able to use their critical thinking, their creativity, their collaboration, everything innovative elements आपके होना जरूरी है एपीपी में। सेकेंड इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब इतनी ट्रेनिंग के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, तो एपीपी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी जरूर उसका एसेंस होना चाहिए। आपकी एक्टिविटीज, आपके असेसमेंट मेथड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जरूर होने चाहिए। द थर्ड इज आर्ट इंटीग्रेशन। आप जब भी एपीपी बनाएं तो उसमें जरूर आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जो लर्निंग मेथड्स हैं, जो टीएलपी जिसकी बात करी, टीचिंग लर्निंग जो मेथड है, उसमें आर्ट इंटीग्रेशन जरूर हो। सेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपने जो भी पढ़ाया या जो भी आपने सेट किया उद्देश्य, वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में उसमें नजर आना चाहिए कि दिस इज द चैप्टर एंड दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव सेट की जो अटेन होगा। प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स विथ लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट प्लान्स। आप जो भी लेसन प्लान बनाते हैं, इंश्योर कीजिएगा कि बच्चा सिर्फ उस चैप्टर को थियोरेटिकली ना पढ़े, बट कोई ना कोई स्किल उसमें जरूर इंजेक्ट हो। आइदर वो डिजिटली लिटरेट बनता है, क्रिटिकल थिंकर बनता है, डिसीजन मेकर बनता है। हर चैप्टर में आपको ऐसे लर्निंग आउटकम सेट करना है कि उससे वो कोई ना कोई 21st सेंचुरी स्किल जरूर उसमें उभर कर आए। सो now we are moving on to the technicality of APP. So steps for making annual pedagogical plan. So pehla step, where are we now in school?
अभी एट प्रेजेंट हमारा स्कूल कहाँ पे है? क्या वहाँ पे आईसीटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है? क्या यहाँ पे इनोवेटिव लैब्स हैं? क्या हमारा साइंस लैब पूरी तरीके से फंक्शनल है? क्या हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है? तो जो भी वॉट एवर वेयर आर वी नाउ इन स्कूल, जो भी विथ ऑल ऑनेस्टी हमारा जो स्कूल की अभी करंट सिचुएशन है वो हमें मेंशन करनी है। अब इसके ऊपर भी एनुअल पेडागोजिकल प्लान में बिल्कुल कंप्लीट एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग है। आपको यू डोंट हैव टू राइट एन एसे और यू डोंट हैव टू गो एंड सी कि हमें लिखना क्या होगा। इसमें भी रूब्रिक्स है, पॉइंट्स है, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, एंड उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कूल कहाँ पर है। उसमें भी अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग हैज बीन डन बाय सीबीएसई सो दैट यू इफ इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट इट, they will be giving you hints and suggestions and rubrics where you will very clearly know that where you are in school, where your school is now, at what position your school is right now. So what do we need to do in coming years? अगर आपके स्कूल में कोई डेफिसिट है, कोई वीकनेस है, सो नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के ट्रेनिंग टारगेट्स इस साल नहीं कंप्लीट हो पाए, तो ये हमारी वीकनेस रही। सो नेक्स्ट ईयर हम क्या क्या चीजें करेंगे कि हमारे ट्रेनिंग टारगेट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जहां पे सारे टीचर्स की ट्रेनिंग हो पाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, और बिल्कुल किसी भी तरीके की डिफिसिट नहीं आए और टाइमलाइन फिक्स्ड हो। सो नेक्स्ट ईयर का क्या एजेंडा होगा उसका भी उसमें एक कैटेगरी है। हाउ विल वी अचीव, हाउ वी विल अचीव एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। हमें वो अचीव करने के लिए क्या क्या मेथड्स लगाने पड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। in the future slides you will be able to see कि रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी डिस्क्रिप्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कोऑर्डिनेटर को दिया जा सकता है, किसी वाइस प्रिंसिपल को दिया जा सकता है, या प्रिंसिपल खुद रखते हैं। तो फिर जब भी उसके राउंड कोई भी बात होगी, सो दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर डिस्क्रिप्टर। एंड कैसे अचीव करेंगे ये भी उसमें मेंशन्ड होगा। what is the timeline for implementation? Obviously nothing can be infinite, you know, कोई भी चीज इन्फिनाइट नहीं हो सकती, कि कुछ भी टाइमलाइन नहीं है। जैसे हमेशा सीओई से हमें मैसेज आता है कि बाय 30th September 50% ऑफ कोटा शुड बी कंप्लीटेड बाय ऑल टीचर्स इन योर स्कूल। सो एक टाइमलाइन दे दी जाती है कि इसके तक आपको सब कुछ कर लेना है। सो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जरूर टाइमलाइन अपने एनुअल पेडागोजिकल प्लान में डाल दें कि अगर ट्रेनिंग है तो इस टाइम तक ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, सो दैट यू नो कि किस टाइम स्लॉट में किस चीज को करना है। And after doing all these things, after you have written all these 4 points, what will the impact look like? जब आप सब कुछ ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं आगे। So whenever you hear about APP, तो बिल्कुल एक ऐसा सामने में आपको PDF नजर आता है जो कि सीबीएसई ने इशू किया है, इसी को हमें बनाना होता है, जिसमें आपको स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एफिलिएशन, यूडाइस नंबर, एडमिशन सेशन, एकेडमिक सेशन, प्रिंसिपल्स नेम लिखना होता है। So step 1 of the annual pedagogical plan क्या होता है? We are all part of CBSE schools and we are all part of schools, but many a times we are unaware कि हमारे स्कूल का विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है। तो जब हमें ये पता होता है कि हमारा जो इमीडिएट बॉस है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, और हमारा जो काम है उसके अलाइनमेंट में है, सो हमारे काम की भी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो नजर आती है। वो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है अगर हमें विजन और मिशन की क्लैरिटी हो। तो स्कूल का जो भी विजन है और मिशन है वो टीचर्स को और जो भी एसोसिएटेड है उस स्कूल से, उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपके स्कूल का आखिर विजन क्या है, मिशन क्या है। एनुअल पेडागोजिकल का फर्स्ट स्टेप यही है कि एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ अ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, और जो भी मिशन और विजन होता है, इट विल ऑलवेज बी इन सिंक विद सीबीएसई। और आप जिस स्कूल के पार्ट हैं, आपको उसके विजन और मिशन की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। स्कूल का वैल्यू क्या है, हर स्कूल का एक डिफरेंट वैल्यू होता है। कोई स्कूल बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है बहुत, या कोई जिसका वैल्यू मॉरल वैल्यूज पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जो भी, हर स्कूल का एक वैल्यू होता है जहां पे ये बोला जाता है हमारे स्कूल के बच्चे इस चीज में दे आर वेरी हाई ऑन देयर वैल्यू। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपका एक स्पेसिफिक जो स्कूल है उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, सो दैट वट एवर स्टेप यू विल बी टेकिंग इन द क्लासरूम, वट एवर लेसन प्लान यू विल बी ड्राफ्टिंग, यू विल नो कि माई स्कूल्स वैल्यू, ये हमें दिमाग में रखते हुए अपना एपीपी कंस्ट्रक्ट करना है।
एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, हर स्कूल का अपना एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है, उसमें क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ऑल आर ट्रेन्ड, कुछ भी आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी क्लियरली पता चलेगा। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे हम पीछे रह गए और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, ये भी आपको पता चलेगा। सो दिस इज डायरेक्ट APP टेकन फ्रॉम समवेयर, जिसमें आपको बहुत क्लियरली ऐसे ही बनाना होता है, जहां पे स्कूल विजन स्टेटमेंट होगा, जहां पे स्टेटमेंट स्कूल का लिखा हुआ है, किसी रैंडम स्कूल का है, फिर स्कूल की वैल्यू लिखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, सेल्फ वर्थ, एनीथिंग व्हाट एवर वैल्यूज योर स्कूल माइट बी हैविंग, वो आपको वहां पे जॉट डाउन कर देना स्टेप 1 में। फिर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे स्कूल ने लिखा है, एक रैंडम स्कूल का ये एग्जाम्पल है, जिसमें उसने लिखा है, इन माई स्कूल एंगेजिंग पेरेंट्स इन द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज डीपली एम्बेडेड एज अ प्रैक्टिस। बिल्कुल इस स्कूल का स्ट्रेंथ है कि जहाँ पे स्कूल इंगेज करता है पेरेंट्स को इन द TLP, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये इसका स्ट्रेंथ है। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है, टीचर्स आर कंफर्टेबल टू क्रिएट स्मार्ट गोल्स फॉर देमसेल्व्स, टीचर्स आर एबल टू क्रिएट स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड गोल्स फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ की टीचर्स जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है, एंड दे आर एबल टू क्रिएट स्मार्ट गोल्स फॉर देमसेल्व्स। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, opportunities for continuous professional learning of teachers is occasionally practiced. Very honestly, this school has put up कि continuous professional learning for teachers is occasionally practiced. तो ये इसका improve करना है इसको next session में। ओकेजनली स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही इनोवेट की, तो अब ये नेक्स्ट ईयर जो अपना APP बनाएंगे, तो ये अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चेंजेस लाएंगे, इस बात की क्लैरिटी तभी होगी जब वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को मेंशन करेंगे। देयर इज ऑल्सो नो क्लैरिटी इन यूजिंग अटल टिंकरिंग लैब फॉर इनोवेशन अमंग द टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो ये इनोवेशन सेल का, एक नीति आयोग का अटल टिंकरिंग लैब इन्होंने तो लगा लिया है, बट टीचर्स को भी नहीं पता है कि कैसे यूज होता है और स्टूडेंट को भी नहीं पता है कैसे यूज होता है, तो ये इनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसके लिए ये क्या क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ये देखना होगा। So this is a very interesting diagram understanding the intricacies of the annual pedagogical plan, the descriptor and actionable। तो ये अर्थ, जो भी ज्योग्राफी या SST के टीचर्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये अर्थ है। अगर हम लोग अर्थ को काटते हैं तो उसका 3 पार्ट होता है, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। तो यहाँ पे जो होल जो अर्थ है वो APP है, और उसके अंदर जो एक्शनेबल डिस्क्रिप्टर है, जो टॉपिक है, जो 5 टॉपिक्स की हमने बात की, वो 5 टॉपिक्स हैं, और उसके एक्शनेबल्स हैं कि अब डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स तो पता चल गया, उसके ऊपर हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं ताकि डिस्क्रिप्टर्स अटेन हो सकें। तो डिस्क्रिप्टर्स की बात हमने कर ली, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, इनोवेशन, क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 5 उसके टॉपिक्स हैं। अब इनको हम क्या क्या एक्शंस लेंगे ताकि ये 5 टॉपिक हमारा अटेन हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंगेजिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो CBSE हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, एवरीबडी रियलाइजेस कि टीचर्स आर द बैकबोन। अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो ना तो विजन हम लोग जो सेट किया है वो अटेन कर पाएंगे, ना मिशन अटेन कर पाएंगे, और ना ही करिकुलम में जो लिखा है वो हम अटेन कर पाएंगे। सो टीचर्स जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम का। इसका एक्नॉलेजमेंट, इसका अप्रिसिएशन बोथ CBSE एंड NEP हैज डन। रिसर्चर्स भी शो करते हैं कि जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की स्टूडेंट आउटकम पे, इट इज बाय टीचर्स। तो रिसर्च भी यही प्रूव कर रही है कि मैक्सिमम इन्फ्लुएंस बच्चों का स्टूडेंट आउटकम का टीचर से होता है। और टीचर्स की जो कैपेसिटी एंड मोटिवेशन जो होता है वो इन्फ्लुएंस क्या क्या करता है, लर्निंग कल्चर को। आपके स्कूल का जो लर्निंग कल्चर है, टीचिंग लर्निंग है, इनोवेशन है, इंक्लूसिव लर्निंग कल्चर क्रिएट करना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस करनी है, स्कूल के इंप्रूवमेंट के लिए आप जो भी करते हैं उसमें टीचर्स की कैपेसिटी और मोटिवेशन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। Professional learning is expected to improve teachers' practice. Now NEP has come, obviously things have changed. तो इस चेंज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए ही इतनी प्रोफेशनल लर्निंग हो रही है, जिसमें टीचर्स की जो प्रैक्टिस है, नॉलेज है, स्किल है, उसको और शार्पन किया जाए ताकि माइंडसेट में चेंज आए और एक
एक न्यू माइंडसेट क्रिएट हो जहां पे एनईपी को लागू किया जाए। इसी के लिए इतनी सारी प्रोफेशनल लर्निंग की जा रही है, जिससे टीचर्स की प्रैक्टिस और नॉलेज को और भी ज्यादा होन किया जाए। प्रैक्टिसिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ये कहना है कि जो रोबस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग एंड ओवरऑल स्कूल इम्प्रूवमेंट को लेते हैं, और स्कूल का कल्चर और क्लाइमेट जो होता है वो बिल्कुल चेंज होता है एक रोबस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। तो जितना हम ट्रेनिंग लेते हैं या जितना भी हम अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से इन्वॉल्व करते हैं, उतना ज्यादा हम सक्षम होते हैं कि हम अपने स्कूल के कल्चर को बदल सकें और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग पे हम लोग क्रिएट कर सकें। सो जब एनईपी एंड सीबीएसई ने ये एक्नॉलेज कर दिया कि टीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एनईपी और क्या कहते हैं ये सबको पता होगा कि 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हम सबको करनी है, जिसमें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो चल ही रहा है इन अ गिवन एकेडमिक ईयर। इट्स मैंडेटेड कि हमें 25 आवर्स ऑफ सीओई करना है एंड 25 आवर्स ऑफ सहोदया करना है। इट्स मैंडेटेड। प्लस एनईपी फोकस करती है ऑन बिल्डिंग टीचर्स कैपेसिटी बोथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड टीचिंग प्रैक्टिस, दोनों पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होती है, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट पे, सोशल साइंस पे, हिंदी पे, मैथमेटिक्स पे अलग होती है, जहां पे आपके जो कोर सब्जेक्ट स्किल्स हैं उनको एनहांस किया जाता है। प्लस टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम जैसी जहां ट्रेनिंग होती है, वहां पे अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं, कैसे आप हैप्पी बना सकते हैं। आपको सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं दिया जाता है, बट की जनरल टीचिंग जो प्रैक्टिस होती है वो भी उनको बताया जाता है, और कैसे ऑनलाइन मॉड्यूल्स, वर्कशॉप एट स्कूल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आप जा करके ये प्रोग्राम से अवेल कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं अपने नॉलेज को। इसकी भी चर्चा। अब ये एपीपी में ये कैसे डालना है ये आपके लिए। I didn't catch that. Could you try again? Am I audible to everyone? Just help me in the chat box, please. You're audible. Okay, thank you. ये एपीपी में इसको कैसे मेंशन करना है। अब जब आप एपीपी बनाएंगे तो एक ऐसे पेज के साथ आपको डील करना पड़ेगा जिसमें पहला पॉइंट है इंगेजिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक्शनेबल है यहाँ पे लिखा हुआ, और आपको कैसे इसको बनाना है ये देखते हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उसको आप ये देखिए कि आपके स्कूल में अगर कोई भी चीज फुल ब्लूम में हो रही है तो आपको 5 में टिक करना है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो अगर आपकी कोई भी चीज स्कूल में कोई भी इनमें से प्रैक्टिस फुल ब्लूम में होती है, पूरी प्रैक्टिस होती है, तो आपको 5 में टिक करना है। और अगर आपने कभी भी उसके बारे में सुना ही नहीं है तो देन यू हैव टू गो विथ 1। बीच में अगर वो चीज हो रही है देन अकॉर्डिंगली 2, 3, 4 यू कैन सिलेक्ट। बट अगर कभी नहीं सुना है उसके बारे में तो 1। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप 5 में टिक करते हैं वो लेटर ऑन वो ही आपके स्कूल का स्ट्रेंथ है, बिकॉज दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन फुल ब्लूम। और जिसमें भी यू आर पुटिंग 1, दैट इज द वीकनेस एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ योर स्कूल। सो यहाँ पे सब कुछ है। यही एनुअल पेडागोजिकल पे ये रूब्रिक्स को जो आप टिक करेंगे यहीं पे आपकी पूरी चाबी भी है। सवाल भी यही मिल जाएंगे और जवाब भी यही मिल जाएंगे। सो वट एवर द स्ट्रेंथ्स, द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस एंड थ्रेट, सारी चीज आपकी यहीं पर है। आपके स्कूल में टीचर्स आर एबल टू स्टैब्लिश स्मार्ट टारगेट्स फॉर टीचर्स। अगर आप अपने स्कूल में एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैब्लिश स्मार्ट टारगेट्स फॉर टीचर्स, अगर आपके स्कूल में टीचर्स के लिए स्मार्ट टारगेट सेट किए जाते हैं फुल ब्लूम में, यू विल गो विथ 5। एंड इफ यू हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, स्मार्ट टारगेट्स फॉर टीचर्स, देन प्लीज गो विथ 1। Develop day-to-day way of working in the school that the professional learning and constructive pedagogy। अगर ये आपके स्कूल में होता है, फुल ब्लूम में होता है, गो विथ 5। अगर आपने कभी नहीं सुना इसके बारे में देन गो विथ
1. So likewise there are many points जो आपको बिल्कुल clarity के साथ, अगर आप किसी भी स्कूल में इन्वॉल्व हैं, you will be knowing what is happening in your school. That's why the first step was, where are we now in school? So when you go with this, believe in teachers' ability to seek and provide solution, you know, so you will know where are you now in school. Do you believe in teachers' ability to seek and provide solution? If yes, totally you agree, then go with 5. If you haven't heard of such a solution, please go with 1. So likewise, it will become your area of strength and weakness. So I hope this is clear. Now, the next part of engaging in teachers is that, where are we now in school? So this is a template from a random school who has very honestly put, अब आपको जो एपीपी बनाना है वो बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा. सो अब आपका कस्टमाइज्ड आपके स्कूल के हिसाब से जो एपीपी होगा, वेयर आर वी नाउ एज स्कूल. सो आप, this school has very honestly put, teachers seminars are almost never practiced. So where are we now? Teachers seminars are never practiced, very honestly. So what do we what do we need to do in the coming year? Introduce teachers seminar to build conceptual understanding about digital literacy. So इनका next time के लिए इनका agenda बिल्कुल set है. Next इनका क्या है? Provide reading material to teachers asked to volunteer to present the material. Attendance to be compulsory. इसका next उनका solution क्या है? Now who is responsible? So principal and vice principal, they are responsible. What is the timeline for implementation? So it will start. Now they have written a timeline. Whenever you make an annual pedagogical plan, you have to maintain a timeline कि इसके बीच का हो जाएगा. So in 3 months period, they will be handling with this problem. And when they are done with all these things, when they have addressed the problem and then they have provided a solution, so what will the impact look like? So more than 75% of teachers will now be able to use digital tool in their classroom practice. So जब problem को हमने address कर लिया, उसके ऊपर solution हमने निकाल लिया, so वो future में कैसा change नजर आएगा? This is all structuring. Okay, so they have very responsibly and very honestly, they have done a structuring jahan pe they have addressed the problem and come with the solution. And now this is the future jahan pe for 75, after providing the solution, more than 75% of teachers will use digital tool in their classroom practice. So this is how the APP in descriptor 1 will look like. Now the second descriptor, innovation. Initiating innovation in the school. Innovation is about generating new ideas. So whatever we are doing, everything is innovation. Innovation makes it very easy actually to inject 21st century skills into the students. It sparks creativity. सबसे पहली बात है कि आप जब बच्चों को इनोवेशन, कोई भी चीज नई करने के लिए बोलते हैं, तो वो उनको क्रिएटिव बनाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक कोर स्किल है 21st सेंचुरी का. फिर उनको एबिलिटी देता है टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स विद द पर्पस ऑफ स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस एंड स्कूल इंप्रूवमेंट यूजिंग नॉन कन्वेंशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल अप्रोचेस. तो बच्चों का जो फुल पोटेंशियल होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करता है इनोवेशन. अगर आप बच्चों को इनोवेशन के लिए किसी लैब में छोड़ देते हैं या साइंस लैब में दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो रट्टा नहीं मारते हैं, बट इतने सारे अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, करेक्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, कि ऑटोमेटिकली वो इनोवेशन करते करते सारे जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं. और जो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल लर्निंग हब्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन विल लर्न. पोस्ट कोविड, you know, everybody has realized कि digitalization एक ऐसी चीज है, we cannot escape from it. So why not accept it and thrive in it? So innovation is the best way to do it. जहाँ पे artificial intelligence, virtual learning hubs जो है वो पूरे के पूरे फ्यूचर जनरेशन को बदल देगा. जो पैंडेमिक है उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम लोगों को एक ऐसा स्कूल कल्चर बनाना है जो कि बिल्कुल एजाइल हो, बिल्कुल अलर्ट हो, बिल्कुल फास्ट हो, डायनामिक हो. हाइब्रिड मोड में हम कभी भी जा सकते हैं. आज वी आर अगर पढ़ाई सिर्फ क्लास टीचर के फिजिकली मेरे सामने होने से नहीं होती, एक ब्लैक बोर्ड के होने से नहीं होती. वेर एवर वी आर रेडी टू लर्न. सो एजाइल बनाया है, फ्लेक्सिबल बनाया है और अडेप्टेबल बनाया है. अगर आज अचानक से किसी बात के लिए एक लंबी छुट्टी देनी पड़ती है किसी भी वजह से, तो कि अब हाइब्रिड मोड में जाएंगे. लर्निंग विल नेवर स्टॉप, लर्निंग विल कंटिन्यू नो मैटर द स्कूल इज ओपन और नॉट, यू कैन स्टडी.
School need to embrace change by being prepared to experiment and lead change by making innovation a norm. Innovation इतना important है CBSE और NEP के लिए कि descriptor 2 है. So whenever you are making your annual pedagogical plan, make sure कि innovation is there in full essence. Innovation is very, very important, and that is why it is this descriptor 2. Now, we will come how we have to inject innovation in school. So the national education policy outlined that student needs to be innovative, adaptable and productive human beings. सबसे अच्छी बात कि जब भी NEP कोई चीज को हमें क्या देता है तो हमें ज्यादा उसको सीरियसनेस से हम लेते हैं और बिल्कुल उसको करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं. In order to develop into holistic individuals, learning needs to shift. We need to shift from rote learning to deeper understanding along with developing 21st century skills. As I've already said many a times कि अब rote learning से कुछ नहीं होना चाहिए. CBSE says a big no to rote learning. Rote learning will be there जितना necessary है, लेकिन it will be overpowered by injection of 21st century skills and competency based. इनोवेशन क्यों जरूरी है NEP के हिसाब से? जो NEP का पैराग्राफ 4.23 बताता है, इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द NEP PDF. Students must develop critical thinking, inquiry based, discovery based learning, application of concept, problem solving, collaborative and exploratory learning and experiential learning, coding, computational skills and digital literacy. अब इतनी सारी चीज जो NEP ने कह दी कि स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, वो तभी होगी जब स्कूल इनिशिएटिव ले रहा होगा इनोवेशन पे, राइट? इनोवेशन नीति आयोग का एक अटल टिंकरिंग लैब है जहाँ पे बच्चे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां उस एक्सपेरिमेंट्स के तहत फायदा उठाती हैं, रॉयल्टीज लेती हैं. सो दिस is the only way through which all these skills can be developed in students if innovation is taken into practice in your school. So that's why innovation is so important. अभी innovative ambassador का जो program innovative cells कराता है, जो कि जिसमें design thinking, artificial intelligence, entrepreneurship, financial literacy जैसी चीजों के ऊपर CBSE हैंड होल्डिंग करता है और इतना कॉम्प्रिहेंसिव 72 आवर्स की ट्रेनिंग कराता है. सो ऑल दीज ट्रेनिंग्स आर जस्ट सो दैट यू कैन इंजेक्ट इनोवेशन इन योर स्कूल. सो अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम CBSE so that innovation can be इंजेक्टेड इनटू द स्कूल करिकुलम और बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही इनोवेशन में इंटरेस्ट हो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू बिकम 21st century skill. The national education policy encourage innovation in school as it aims to shift to focus to competency based learning. Innovation आप कराते हैं तो बच्चों में competency based learning आती है. जो बच्चा जितना competent है उतना अच्छा innovation करेगा. Building future ready global citizens who perceive change as an opportunity to learn and adapt by becoming lifelong learners. Obviously innovation हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा. कोई भी बच्चा अगर लैब में जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो. जब वो अपने फेलियर से लर्न करना सीखेगा, रिजिलियंस सीखेगा, कोई चीज अभी गड़बड़ हो गई तो वो दोबारा उसको ठीक कैसे करना है, क्या वेयर डिड ही गो रॉन्ग, उसको समझ में आएगा, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखेगा. दूसरी बात है क्रिटिकली थिंक करना सीखेगा, कोलैबोरेशन में काम करना सीखेगा. सो मेनी थिंग्स इनोवेशन कैन ब्रिंग. दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ व्हेन यू आर फिलिंग द APP, so allow flexibility and risk taking with no fear of judgment. So आपके स्कूल में जब आप innovation के ऊपर एक डिस्क्रिप्टर है तो क्या अपने बच्चों में अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क टेकिंग विथ नो फियर ऑफ जजमेंट? ऐसा करते हैं? अगर हाँ बिल्कुल करते हैं, इट्स ओके कि इफ दे फेल उसको हम लोग जज नहीं करते हैं और बच्चा फियरलेसली कोई भी इनोवेशन करता है. Somebody has written in the chat box that they can't hear me. Am I audible to everyone? Just reply me in the chat box. Okay, thank you. So ma'am, I think somebody needs to check their network because I'm audible to most of the people. Thank you so much. So promote a growth mindset where failure is seen as a stepping stone to success. अगर बिल्कुल आप फेलियर को भी फेलियर के जैसा नहीं देखते हैं और स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं, देन पुट अ 5. दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्कूल. तो आप अगर जहां जहां 5 लिखते हैं दैट इज योर स्ट्रेंथ. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बिल्कुल कहते हैं अगर तुम्हें पता है तो ही ये चीज करो, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल टच भी मत करना, रिस्क टेकिंग ही बच्चे में
अलाउड नहीं है, देन प्लीज गो फॉर 1, एंड अगर मिडिल पाथ आप करते हैं तो देन 2, 3 एंड 4 कैन बी. Give voice to students idea, encouraging them to take initiative at school. बिल्कुल as a teacher आप बच्चों को encourage करते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, no matter if you fail, no matter कोई result निकल के नहीं आता है. तो ये भी एक डिस्क्रिप्टर का एक पॉइंट है. अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल 5 लिखिए, स्ट्रेंथ है आपका. और आप नहीं करते हैं तो ट्राई टू डू इट. Explore technology, platform tools, gamification and application for enhancing instructional practice such as blended and flipped learning. अगर आपके क्लास में blended learning, flipped learning हो रही है, gamification हो रहा है, किसी और digitalization का बहुत ज़्यादा अच्छा use हो रहा है, please go with 5. And if you haven't started yet, please go with 1. So innovation के लिए भी examples के through आपको समझ में आएगा. जो descriptors में जो actionables हैं उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि what all we need to do so that innovation comes into our school. So these, annual pedagogy is not only a question, but it has come with many answers also. If you read through the pointers, many things you'll get idea कि आपके स्कूल में आपको क्या इंजेक्ट कराना है. So this is both a question and an answer both. Now, this is अगेन एपीपी का सेकेंड वाला पार्ट है जहां पे हमें खुद अपना कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम लिखना होता है. सो वेयर आर वी नाउ इन स्कूल? Our fully equipped Atal Tinkering Lab has a full-time ATL in charge coordinator. We also have a mentor appointed from engineering college. Okay. So this is a very, very ambitious and very, very, efficient school. जिसका बिल्कुल fully functional, but this is a random school that I've taken. Okay. So, बिल्कुल अटल टिंकरिंग लैब जो है इसका फुल ब्लूम में चल रहा है और इनके कोऑर्डिनेटर भी हैं और इनके जो मेंटोर हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं. सो इट्स फंक्शनल इनोवेशन, यहाँ बहुत अच्छे से इसका टेक केयर किया जा रहा है. सो अब नेक्स्ट ईयर में क्या करना है? वी नीड टू प्रमोट अ पॉजिटिव माइंडसेट वेयर फेलियर इज सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सीड. वी नीड टू डेवलप अ प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी फॉर शेयरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन. सो अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्होंने जो अपना नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड टू डू इन द कमिंग ईयर को भी पीछे एपीपी ही के इनोवेशन वाले डिस्क्रिप्टर से हेल्प ली है कि इनको ये पढ़ने के बाद लगा कि यार दिस कैन बी अ पॉइंट जहां पे इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है. Then timeline is there and how will the impact look like? I will read out to you. So the Atal tinkering impact सबसे important है कि after problem का address करने के बाद solution के बाद impact कैसा लगेगा. So the Atal tinkering lab will function 90% to articulate the problems that have been in the society. It will inspire students to develop new ideas for the projects. A minimum of 5 innovative ideas to be sent for each of the competition organized by whatever committees they have set. So इनको 90% इनको आइडियाज 5 इनोवेटिव आइडियाज ये भेजेंगे जिसके ऊपर 5 डिफरेंट एरियाज में इनोवेशन होगा इनके स्कूल में. और बच्चों को उत्साहित किया जाएगा कि वो और भी न्यू आइडियाज प्रमोट करें, डेवलप करें प्रोजेक्ट के लिए और आर्टिकुलेट करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि एड्रेस की जाती है सोसाइटी में. सो अब इनका जो बिल्कुल लेवल जो है ऊपर आ चुका है, इनोवेशन जो कम्युनिटी को इनके फायदे तक ये पहुंच चुके हैं. सो दिस वाज डिस्क्रिप्टर 2 जहां पे ये हमें पता चला कि इनोवेशन एपीपी का कितना फाउंडेशनल एक डिस्क्रिप्टर है जो कि बिल्कुल बहुत बड़ा रोल, कार्डिनल रोल प्ले करता है. और हमें जब भी एपीपी बनाना है तो इनोवेशन को माइंड में रखना है कि हमारे स्कूल में इनोवेशन इंजेक्ट कैसा होगा, जिसको हमने कहा कि जिसकी हेल्प आप डिस्क्रिप्टर से ही ले सकते हैं जो कि प्रीवियस स्लाइड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे. नाउ द थर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is learning teaching process, leading the learning teaching process. Obviously the nerve center of any school is its teaching learning process. It is through this process students learn new knowledge, skills, attitude, values and disposition. The TLP also develops and shapes students behavior. जैसा भी teaching learning process है, everything zeros down to that कि कैसे आपने disseminate किया. आप कुछ भी कर लें, आप बहुत अच्छे ट्रेन टीचर हो, आप बहुत अच्छा इनोवेशन डालते हैं, बट अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बेस को ही नहीं समझते हैं कि वो उस प्रोसेस को कैसे चलाया जाता है, सो everything will fail. So the teaching learning process is very very important. It is the nerve center of any school. So कि आप किसी भी नॉलेज को जो भी आपके पास है वो आप दे कैसे रहे हैं उसको, और वो सामने वाला उसको रिसीव कैसे कर रहा है. जब तक आप उसको उस तरीके से देंगे नहीं कि उसका इंटरनलाइजेशन हो और वो उसके एप्लीकेशन के लायक बन जाए, देयर इज नो यूज, राइट. So the school's vision and the theory of learning underpin the approach of a school
टेक्स टूवर्ड इट्स टीएलपी। जो स्कूल का विजन और द थ्योरी ऑफ लर्निंग होती है वो बिल्कुल डिसाइड करती है कि स्कूल का क्या टेक होगा उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। जैसे कि हमने बोला कि किसी भी स्कूल का क्या मिशन है, क्या वैल्यू है, वो बिल्कुल उसका अंडरलाइंग फैक्टर होगा कि स्कूल में किस तरीके की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। जिस स्कूल में जो भी उसका वैल्यू होता है, मिशन होता है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई सब उसी बेस पे होती है। ऑब्वियसली वो बिल्कुल सीबीएसई के अलाइनमेंट में होता है। The process requires teachers to purposefully and design and plan lessons. जो भी चीज आप करते हैं क्लासरूम में वो बिल्कुल पर्पसफुली लेसन प्लान में दिखनी चाहिए। इसीलिए आप जो भी लेसन प्लान बनाते हैं उसमें इंश्योर करना चाहिए कि आपने जो अगर बच्चे को जो किताबी नॉलेज तो दिया, लेकिन इंश्योर करना है कि बच्चे में आपने इनोवेशन डाला, आपने उसको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस दिया, आपने उसको क्रिटिकल थिंकर बनाया। वो आपके पढ़ाने के बाद, आपके क्लास से जाने के बाद अगर कोई लाइफ में उसको कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी तो क्या वो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा? अगर कभी लाइफ में उसको कोई नुकसान हुआ तो क्या वो रेजिलियंट होगा, नॉर्मल बाउंस बैक कर पाएगा? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू वेरी पर्पसफुली प्लान योर लेसन। लेसन प्लान इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एपीपी, जहां पे ये टीएलपी में मेंशन इसका आया है। हम लोग लेसन प्लान को लेके बहुत परेशान होते हैं, तो अभी यहाँ पे लेसन प्लान का भी एक रोल आया है। दैट्स व्हाई एपीपी इज फॉर एवरीवन। यहाँ पे अब हम टीचर्स का काम आया है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि आप पर्पसफुली डिजाइन करें और लेसन को प्लान करेंगे। ये काम किसका है? ये टीचर्स का काम है, जहां पे यू हैव टू इंश्योर कि आप जरूर 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डालें, जहां पे सिर्फ वो टॉपिक को ना समझें बट उसका एप्लीकेशन भी डालें। और उसके लिए क्या जरूरी है कि बच्चे की क्या जरूरत है वो उसको लर्न कराई जाए। कैसे लर्न कराई जाए वो आपकी जिम्मेदारी है, और ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है कि वेदर दे हैव लर्नड एंड मेड प्रोग्रेस फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स। आप जिस जब आप क्लास में घुसे थे तब बच्चे का लर्निंग क्या था, और जब आप क्लास के बाहर निकल गए तो बच्चे ने क्या लर्न किया, ये जरूर इंश्योर करें कि क्या प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब नेशनल एजुकेशन टीएलपी पे क्या कहती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऑब्वियसली वी ऑल आर बिग विटनेस कि कितना चेंज आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद, चीजें कितनी ज्यादा बदल गई हैं। तो इन बदलती हुई चीजों में हमें ये सीखना है कि यू नो द लिटरेट्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, द लिटरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी आर दोज हु आर रेडी टू अनलर्न। हमें बहुत सारी चीज एनईपी के आने के बाद अनलर्न करनी पड़ी, और बहुत सी चीज हमें रीलर्न करनी पड़ेगी। ये बात एनईपी कह रही है, और इसके लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा, रेडी रहना होगा कि यू विल हैव टू अनलर्न मेनी थिंग्स एंड यू हैव टू रीलर्न मेनी थिंग्स, एंड दैट वी आर डूइंग एवरी डे। The focus shifts from rote learning to deeper understanding, from content based to competency based learning by students। यहाँ पे आप नंबर एक देख पा रहे होंगे 4.6 4.7, ये एनईपी का जो पीडीएफ जो गवर्नमेंट ने दिया है उसके स्टैंजाज हैं। एनीबडी हु वांट्स टू रीड द एनईपी पीडीएफ कैन डायरेक्टली गो टू दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट। तो रोट लर्निंग हमें समझ में आ गया, कोई बच्चा बहुत अच्छा 100 में 100 ला सकता है, मगर इन केस फेलियर आ जाता है, रिजेक्शन आ जाता है, तो डिप्रेशन में चला जाता है, घर से निकल नहीं पाता है, तो रोट लर्निंग फिर वहां पे फायदा नहीं करती है, क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ में हर तरह का रिजेक्शन प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो वी हैव टू एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। So we have to train our students, our future generation, in a way कि no matter what pandemic comes, whatever happens, you will have to have the skill of solving problems, of taking correct decision, of being resilient along with the education that you are getting. So education को बिल्कुल meaningful बनाने की बात करता है TLP। द पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्ड करने, फोकस करता है ऑन बिल्डिंग 21st सेंचुरी स्किल्स। 100 बारी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि 21st जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं, लर्निंग आउटकम इंश्योर करें कि बच्चों में कोई स्किल जरूर करते हैं। वो बार बार अगर एक चीज को हम कहते हैं रस्सी को पत्थर पे घिसते हैं तो पत्थर पे भी दाग आ जाता है, तो हमें इतनी बार उस लर्निंग आउटकम को बताना है कि बच्चे में वो जब तक स्किल नहीं आए, हमें इंश्योर करना है कि कोई ना कोई स्किल हम बच्चे को लर्निंग आउटकम में जरूर सिखा रहे हैं।
The policy would like schools to give more subject choices. NEP का एसेंस ही है कि more subject choices दी जाए. कोई भी आर्ट साइंस के बाइफर्केशन में बच्चा फंस नहीं जाए. जो उसकी पोटेंसी है, जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, वो कहीं दब ना जाए. वो फुल पोटेंशियल में जिए. जो उसको पसंद है वो वही करे. इसीलिए बहुत ज्यादा सब्जेक्ट चॉइसेस दी है. और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये इंश्योर करना है कि इन चॉइसेस की इज्जत की जाए और बच्चे के अंदर का बेस्ट निकालना ही हमारा एजेंडा हो. अगर बच्चे को रोट लर्निंग से, रट्टा मारने से नहीं समझ में आता, आप उसको एक्सपीरियंशियल ले, कोई किसी पार्क ले जाएं, क्लास में एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कराएं, स्टोरी टेलिंग से बताएं, पोएम से बताएं, आर्ट एजुकेशन से बताएं. अगर वो बच्चा बहुत अच्छा है आर्ट में तो आप उसको आर्ट के थ्रू बताएं. अगर वो अच्छा गाना गाना जानता है तो मतलब आप यू हैव टू मेक इट एक्सपीरियंशियल कि वो उसके सिस्टम का पार्ट बन जाए. वो जो कंटेंट जो वो नहीं आप समझ पा रहा है वो उसकी भाषा में उसको कैसे समझाया जाए. चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू हो, चाहे वो वेरियस अदर वेज के थ्रू हो जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग लेते हैं. बट इन एंड में ये होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बच्चे का फायदा हो. जो कंटेंट आपने डिसाइड किया था एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो बच्चे को उस नॉलेज का इंटरनलाइजेशन हो जाए और वो फ्यूचर में उसका एप्लीकेशन कर पाए. A forward thinking approach that the policy has taken is to respect with assessment. Very important this is. Assessment पे भी NEP का खास स्ट्रेस है कि असेसमेंट इज नॉट इवैल्यूएशन. यू नो, हम लोग बहुत बार बच्चे को बोल देते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अ गॉन केस. असेसमेंट इज नॉट इवैल्यूएशन, इज नॉट गिविंग द फाइनल वर्डिक्ट. मगर जैसे हम एक प्लांट को लगाते हैं तो कभी उसको धूप दिखाते हैं, कभी उसको छांव दिखाते हैं, जब तक कि वो ब्लूम ना कर जाए. वैसे ही असेसमेंट, अगर कोई बच्चा राइटिंग स्किल्स में खराब है तो उसकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर कैसे काम कराएंगे. अगर वो रीडिंग नहीं कर पाता है तो हम उसकी रीडिंग के ऊपर कैसे काम करेंगे, ताकि हम कभी उसको कभी सनलाइट दे रहे हैं, कभी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे that flower has to bloom. So that is the difference between assessment and evaluation. And NEP is focusing कि ज्यादा assessment किया जाए, फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे दी जाए कि ये बच्चा आप कुछ नहीं कर सकता. इसी के लिए अगर बच्चा आपके मेथड से नहीं कर पा रहा है तो उसको जरूर उसके मेथड से बताइए. अगर वो विजुअल नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको ऑडिटरी दीजिए, आप उसको एक्सपीरियंशियल दीजिए, आप उसको कुछ लर्निंग बाय डूइंग दीजिए, काइनेस्थेटिक कीजिए, वर्कशीट्स के फॉर्म में कराइए. किसी ना किसी वे से बच्चा जरूर सीख जाएगा. This is what NEP is all about. Now very quickly we will say that इसमें points क्या हैं. So dialogue with teachers to deconstruct theories of learning. अगर आपके स्कूल में होती है कि टीचर से बताया जाता है कि ये चीज अब नहीं करनी है, ये अब करनी है, अगर ऐसा होता है तो 5, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1. Assist teachers in understanding the importance of student assessment for improving learning. अगर किसी बच्चे ने पूरा का पूरा आंसर रटा हुआ लिख दिया है और डायग्राम नहीं बनाया है तो हमारी टेंडेंसी होती है उसको फुल मार्क्स देने की. कोई बात नहीं, डायग्राम ही तो नहीं बनाया है. और अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा वेल्ड लेबल्ड डायग्राम बनाया और लिखा कुछ नहीं तो उसको हम लोग 0 देते हैं. ये हमारा माइंडसेट था. NEP ने बोला है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ट्रेनिंग आपने किया होगा कि क्रिएशन जो होता है वो अल्टीमेट लेवल होता है. तो मेमोराइजेशन और क्रिएशन में काफी गैप है. जिसने डायग्राम बनाया उसने क्रिएट किया, जिसने सिर्फ लिखा वो उसने मेमोराइज किया. बट तो हम लोग असेसमेंट ही पहले गड़बड़ कर रहे थे. तो हमें असेसमेंट को भी बहुत बारीकी से समझना होगा कि अगर बच्चे को इतनी समझ है कि एक वेल लेबल डायग्राम किसी चीज का कैसे बनाया जाता है और उसने मेमोराइजेशन नहीं किए तो उसका एक बीच का असेसमेंट कीजिएगा. यू कैन नॉट रूथलेसली गिव हिम 0. दिस इज व्हाट NEP इज सेइंग. और किसी ने बच्चे ने मेमोराइजेशन करके उसको क्रिएट के लेवल पे नहीं ले जाया है तो उसको भी फुल मार्क्स नहीं दिए जा सकते. उसको भी आपको बैलेंस करके असेसमेंट करना है. ये असेसमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस बात को समझ में आएगा कि असेसमेंट को NEP कहता कैसे करने के लिए. That's why capacity building programs are happening. Now, TLP पे वेरी क्विकली कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे वेयर आर वी नाउ एज स्कूल्स. अब ये स्कूल का हमें जब बनाना पड़ेगा तो वेयर आर वी नाउ इन स्कूल. इन इस एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया है. इन नवोदय विद्यालय समिति सिस्टम स्कूल्स डू नॉट हैव कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्कूल लोकली, नेशनली एंड ग्लोबली. अब ये स्कूल का ये दिक्कत है कि हम किसी और स्कूल्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारे स्कूल में कुछ भी एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं हो पाता है या हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में नहीं जा पाते हैं. ये इनका प्रॉब्लम है अभी कि ये TLP इनका ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इनका सिर्फ क्लासरूम में लोकली हो रहा है, अपने स्कूल ही में हो रहा है, दूसरे बच्चों से इनके बच्चों का इंटरेक्शन. ये इनका वेयर आर वी नाउ में बहुत बहुत ऑनेस्टली लिख दिया है. अब क्या करेंगे ये, व्हाट डू वी नीड टू डू इन द कमिंग ईयर. डेवलप कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्कूल एंड प्लान एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर टीचर्स. तो
अब टीचर्स को हम दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो वो दूसरे स्कूल कैसे, वो हब स्कूल में और लीड कोलैबोरेटर होता है, एक लीड कोलैबोरेटर होता है, हब में बहुत सारे स्कूल होते हैं, तो आपस में हब स्कूल्स का इसमें पीछे में रीजन ही यही है, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक दूसरे से आप सीखें, उसकी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में बदलें, अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करें, कोई कमी है तो आप दूसरे स्कूल से सीखें, तो इसीलिए कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Use CBSE Hub of Learning to partner with local school for collaboration and exchange program. Again, hub का नाम आ ही गया कि आप इसमें हब की ले ताकि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इनहांस हो जाए. अगर उस स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज आप देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि वहां पे ज्यादा इसकी वजह से फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल आप उसको अपने स्कूल में एक्सेप्ट कर लें. और अगर आपके स्कूल में आपको लग रहा है कि कोई अच्छी चीज होती है दूसरों को होनी चाहिए, तो आप जरूर उसके साथ शेयर करें. तो इस शेयर करने से क्या होता है, व्हेन सो मेनी माइंड्स they meet together, beautiful ideas come up. When obviously teaching learning process enhance होती है. इसमें कौन है responsible? Principal और vice principal का नाम है headquarters का. अब क्या है, टाइमलाइन है, टाइमलाइन आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके स्कूल के हिसाब से है. इम्पैक्ट कैसे लगेगा? At least 2 teachers will engage in collaborative practice with another school and share best practice with all teachers. This will build capacity to undertake innovative pedagogical practices. ऐसा इम्पैक्ट लगेगा. सो वेरी सिंपल दिस वाज कि आप सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए, आपने रास्ता भी निकाल लिया कि ऐसा होगा और उसके बाद इम्पैक्ट कैसा होगा. सो नाउ यू ओनली हैव टू वर्क ऑन द मिडिल पाथ कि हमें करना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव दैट वी हैव टू टेक सो दैट द इम्पैक्ट लुक्स डिजायरेबल. डेवलपिंग अ लर्निंग कल्चर, वेरी सिमिलर टू द थर्ड वन, लाइक बट बहुत बारीक सा डिफरेंस है बट वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग कल्चर का मतलब ये होता है कि जब हमारा बच्चा स्कूल में आए तो वो किसी मार्जिनलाइजेशन का, किसी प्रेजिडिस का, किसी बायस का, किसी भी चीज का शिकार ना हो. हमारे स्कूल का कल्चर ऐसा हो कि अगर स्कूल में बच्चा आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करके जा रहा है, लर्निंग, अच्छी लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग दैट विल हेल्प हिम ग्रो. तो आपके स्कूल का जो लर्निंग कल्चर है उसमें आपके जो स्कूल के जो वैल्यूज होंगे, नॉर्म्स होंगे, एक्सपेक्टेशन जो आपका स्कूल सोचता है कि मेरे स्कूल में पढ़ने के बाद एक बच्चा ऐसा होगा, वो सारी चीज हो. तो एक बच्चा जब आपके स्कूल में आता है तो आपके स्कूल के मिशन को, विजन को, आपके वैल्यूज को, वैल्यू सिस्टम है जो आपका, उससे वो बिल्कुल भर के 12th के बाद निकलता है या 10th के बाद निकलता है. तो ये है हमारे कल्चर को ऐसा बनाना है कि हम अगर कोई एक स्कूल में पढ़ रहा है तो उस स्कूल को ये कॉन्फिडेंस हो, हमारे स्कूल का बच्चे में ये क्वालिटी आपको दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि ये हमारे स्कूल का विजन और मिशन है, हमारे स्कूल का वैल्यू सिस्टम है. तो आपको ये कॉन्फिडेंस है. अगर किसी बच्चे ने किसी चीज में इन्वॉल्व हो गया तो बोले हमारे स्कूल का बच्चा ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे स्कूल की वैल्यूज ही नहीं है ये. आप यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड आपने इतने ब्यूटिफुली अपने सिस्टम को ऐसा बनाया है कि आपके स्कूल से कोई बच्चा निकलता है तो वो उस वैल्यू से भरकर निकलता है. एंड यू सो कॉन्फिडेंट कि इतना अच्छे से हमने उसको इंटरनलाइजेशन कराया है. सो कल्चर ऐसा है कि वॉट एवर द मिशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ योर स्कूल इज कैन बी सीन इन द कल्चर ऑफ योर स्कूल. आपके कल्चर को सेफ होना है, पॉजिटिव होना है, रिस्पेक्टफुल होना है, नर्चरिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन विच इंटेलेक्चुअल रिगर इज प्रमोटेड. आपका बच्चा हमेशा डिबेट के लिए रेडी होना चाहिए. आपको ऐसा कल्चर क्रिएट करना है कि जहां पे भी डिबेट आए, नोबडी शाइज अवे, दे नो व्हेन टू से व्हाट, दे आर रेडी टू डिबेट, दे आर रेडी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, दे आर रेडी टू डेलिबरेट, सोचें उसके ऊपर, कोलैबोरेट, एक्सपेरिमेंट, इनोवेट, think and learn from their teachers, peers and the community. So एक beautiful learning culture होता है जहां पे ये तमाम चीजों जिनका हमने जिक्र किया वो होती हैं. और end of the day बच्चों में, बच्चा अगर किसी स्कूल में आ रहा है तो किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से ना गुजरे कि जस्ट बिकॉज आई एम ब्लैक, और जस्ट बिकॉज आई एम शॉर्ट इन हाइट, और जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम एन फाइनेंशियली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, सो माई लर्निंग इज हैम्पर्ड. नो, दैट कैन नॉट हैपन. This is what CBSE and NAP is saying कि learning culture should be such that only learning is happening, learning that is useful in your future. Now what does the national education policy get? National education policy बिल्कुल एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है और वो प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स के रोल को बताती है कि बिल्कुल एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आपको स्कूल में, ये सिर्फ एडमिन की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बट हर कोई जो स्कूल का पार्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि आपको एक हेल्दी लर्निंग कल्चर बनाना है. बहुत सारे बच्चे हमें बच्चों के IQ पे से ज्यादा उसके सोशल इमोशनल लर्निंग पे ध्यान देना है
कि वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो जाए और सिर्फ पढ़ाई उसकी हो। इसलिए सोशियो, जहाँ पे आईक्यू नहीं लिखा हुआ है, सोशियो इमोशनल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर एट स्कूल। इसी के लिए अर्ली फाउंडेशनल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है, ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के ऊपर फोकस है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर फोकस है। तो आपके लर्निंग कल्चर में ये सारी अगर चीजें हैं, सो इट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि डेवलपिंग अ लर्निंग कल्चर। सो अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिस द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड सीकिंग टू अंडरस्टूड बाय अदर्स होती है, जहाँ पे बिल्कुल आपका स्कूल ओपन टाइप का है, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम को भी समझा जाता है और दूसरों के प्रॉब्लम को भी आप समझते हैं, और बहुत ही इट्स वेरी वेरी कॉर्डियल एटमोसफेयर वेयर कल्चर बहुत अच्छा है, देन पुट अ 5। अगर आपने ऐसा सुना ही भी नहीं है कि अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग कुछ होता भी है, तो पुट अ 1। होल्ड स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पैरा टीचर्स अकाउंटेबल बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट। अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे आप किसी को भी किसी चीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, अकाउंटेबल बता सकते हैं, तो 5 वो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होगा। अगर 1 है तो एरिया ऑफ वीकनेस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा पेरेंट्स को हम लोग भूल जाते हैं, जबकि आधा से ज्यादा जो काम होता है हमारा पेरेंट्स ही करते हैं। तो स्टेक होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, इनवाइट पेरेंट्स टू एड्रेस स्टूडेंट्स ऑन देयर चूजन करियर और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। अगर होता है 5, नहीं होता है, सुना ही नहीं है, 1। होल्ड वर्कशॉप एंड सेमिनार्स ऑन पेरेंटिंग एंड अदर रेलेवेंट टॉपिक्स। बहुत बार हम बहुत सारी अच्छी चीज बच्चों को सिखा तो देते हैं 5-6 घंटे में, बट जस्ट ऑपोजिट जाके वो घर में सीख करके आ जाते हैं। सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, स्कूल को और पेरेंट्स को पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। होल्ड वर्कशॉप एंड सेमिनार्स ऑन पेरेंटिंग एंड अदर रेलेवेंट टॉपिक्स। अगर ऐसा होता है देन 5, नहीं होता है तो 1। डेवलपिंग अ लर्निंग कल्चर पे एक जो स्कूल ने बनाया है कि वेयर आर वी नाउ, कहाँ है उनका स्कूल लर्निंग कल्चर में। कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट बट लेसर देन द रिक्वायर्ड एक्सटेंट, देयरफॉर द सोशल ग्लू इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी ऑनेस्टली सोशल ग्लू स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छी कमराडरी नहीं है, इसके ऊपर उन लोग ने बड़े अच्छे से बता दिया है। क्या करेंगे कमिंग ईयर में, बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक कल्चर की कोशिश करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, टीचर्स को साथ बिठाएंगे ताकि कल्चर में इंप्रूवमेंट आए। How will they achieve what they want to do? How will they achieve? Communicate the vision and mission to all stakeholders. सिर्फ अकेले सोचने से तो मेरे कुछ होने वाला नहीं है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को, जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सबको हम बताएंगे कि हम लोग वी विल बी क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर, और इस लर्निंग कल्चर को क्रिएट करने के लिए हमें ये चीजें करनी है। एंड टुगेदर एवरीबडी, व्हेन एवरीबडी मीट्स टुगेदर एंड डिसाइड्स ऑन अ कल्चर, और फिर तभी एग्जीक्यूशन हो सकता है, जब सब कोई राजी होगा और सब कोई मोटिवेटेड होगा, सबको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, एवरीबडी विल बी ऑन द सेम पेज, देन ओनली दिस विल बी हैपनिंग। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स को दी गई है। टाइमलाइन है, एन इम्पैक्ट कैसा लगेगा, अ विजिबल शिफ्ट इन कल्चर विल बी ऑब्जर्व्ड थ्रू अ साइंटिफिकली डिजाइन लर्निंग कल्चर सर्वे फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स टू द एकेडमिक सेशन। सो वेरी क्लियरली पुट की इम्पैक्ट कैसा लगेगा। द लास्ट इज बिल्डिंग एन इंक्लूसिव कल्चर। यू नो नेचर भी सिग्रीगेशन नहीं करता है, सूरज भी सबके ऊपर एक जैसा चमकता है, बट हम करते हैं सिग्रीगेशन। एनईपी और सीबीएसई मना करता है सिग्रीगेशन करने के लिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें टू ऑल स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्पाइट सो मच ऑफ हैंड होल्डिंग, सो मच ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो मच ऑफ ट्रेनिंग, बच्चे ओवरलुक्ड हो जाते हैं, निग्लेक्टेड हो जाते हैं, या लेफ्ट आउट हो जाते हैं ऑफ द एम्बिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस। यू नो वी ऑल आर प्रूफ कैसा होता है। सो सीबीएसई की खास इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा ना हो। केटरिंग टू द नीड्स ऑफ दिस डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स रिक्वायर्स मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव प्रैक्टिस। सो हमें बहुत सारी चीजों में अब चेंज लाना होगा, जहाँ पे इंक्लूसिविटी बिल्कुल बरकरार रहे। अब इसमें वेरी क्विकली वी विल सी इनहैंस एंगेजमेंट एंड वैल्यू द अचीवमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स। अब किसी ने जो इंक्लूसिव आप कह रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने जो कि स्पेशल है, उसने कोई चीज अच्छी करी और एक नॉर्मल स्टूडेंट ने कोई चीज अच्छी करी, तो क्या आप इक्वली दोनों को अचीवमेंट के लिए वैल्यू करते हैं और एंगेजमेंट करते हैं, उनका इनहैंस करते हैं, उनको इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, क्या आप बायस प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप बायस प्रैक्टिस करते हैं तो 1, और अगर आप इक्वल, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, नो मैटर कि वो स्पेशल है, नो मैटर कि वो नॉर्मल है, नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, तो आप बिल्कुल उसको 5 डालें, क्योंकि वो आपका सच में स्ट्रेंथ है।
Promote improvisation, risk taking and involve innovative strategy. Obviously अगर कोई स्पेशल है तो आपको उसके लिए तो इनोवेटिव होना पड़ेगा, तो आपने किस तरीके के इनोवेशंस डाले ताकि इंक्लूसिविटी प्रैक्टिस हो। अगर आपने ऐसा, वो जरूर उसका मेंशन करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो 5, और अगर नहीं कर पाते हैं तो 1। नेक्स्ट इज, हाँ, जब ये अब फाइनल जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं तो इंक्लूसिव कल्चर पे, वेयर आर वी नाउ एज स्कूल? Very honestly, this APP has written, teachers are not trained to teach children with special need, so there is inadequate support to help such children. Very no, honestly they have written कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं हैं, हम स्पेशल चिल्ड्रन को डील करने के सक्षम नहीं है। वेरी नाइसली, वेरी ऑनेस्टली दे हैव रिटन। So what do we need to do in the coming year? Improve teachers' knowledge and skill in supporting students with special needs in the teaching learning. अब जो ये teaching learning process बनाएंगे उसमें जरूर teachers ऐसे रखेंगे जो कि special बच्चों को भी deal कर सकते हैं। तो इन्होंने इनका agenda next year का यही है। How we will achieve, conduct need analysis to find out areas टीचर्स नीड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब किसी टीचर को क्या प्रॉब्लम आ रही है स्पेशल चाइल्ड को डील करने के लिए, वो प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे अब, और उस टीचर को, उस तरीके के टीचर्स को हायर किया जाएगा जो कि इसको डील कर सके। इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर। टाइमलाइन कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर द स्कूल feels, and what will the impact look like? All teachers to be trained in inclusive practice. इसीलिए इतनी सारी ट्रेनिंग होती है इंक्लूसिव एजुकेशन पे। आज इसका आंसर हम लोगों को मिल गया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे इतनी प्रैक्टिस क्यों होती है, सो दैट वी आर ट्रेन्ड कि हम अपने स्कूल में इंक्लूसिविटी प्रैक्टिस कर पाए। सो that was very very simple, the 5 descriptors, the 5 topics, and how to go about it step by step, making of the annual pedagogical plan. By the end of this session, I hope everybody has understood the 5 descriptors and how step by step, very honestly and very responsibility, we have to draft the APP, because this is the base on which the school works and everybody needs to make it. So this is the end of my session. Thank you so much.